हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपाथ एकेडमी। आज हम जोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये बेसिकली हम कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे जो कॉमनली पूछे जाते हैं इन वेरियस बायो एग्जाम्स, जैसे कि मास्टर कैडर हो गया, केवीएस, एनवीएस, नीट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड आरपीएससी। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऐप जो है वो आपको अगर प्ले स्टोर पे आप सीधा सर्च करेंगे बायोपाथ एकेडमी के नेम से तब भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप लिंक से डाउनलोड करने चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोर्सेज जितने भी अवेलेबल होंगे ऐप के ऊपर, उनके जो फीचर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ आपको। दैट इज टॉपिक वाइज थ्योरी, पूरा जो भी सिलेबस रहेगा उस सबकी आपको थ्योरी मिलेगी। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे ऐप के ऊपर। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, रेगुलर सेशंस रहेंगे रिवीजन, और ग्रुप डिस्कशन रहेंगे विद स्टूडेंट्स एंड विद मी आल्सो। एंड पीडीएफ मिलेगी आपको सारे टेस्ट की, एमसीक्यूज की, और बहुत सारे जो पूरे के पूरे जितने भी थ्योरी करवाऊंगी उन सबके आपको नोट्स मिलेंगे इन द डिजिटल फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म। और उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर मींस डिसऑर्डर किसके अंदर हुआ है, किसी न किसी प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, जीन के अंदर। जीन के अंदर क्या होता है, एक जीन जो है उसके अंदर क्या होती हैं, एलील्स होती हैं, दो एलील होती हैं, जिसको हम एक को हम बोलते हैं डोमिनेंट और दूसरे को हम बोलते हैं रेसेसिव। जो डोमिनेंट एलील होती है वो खुद को बाहर एक्सप्रेस करती है फिनोटिपिकली, बाहर हमें पता चलता है कि ये वाली अगर जैसे लंबी हाइट है अगर तो मींस वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर जो रेसेसिव होगा वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। अगर लंबी हाइट वाला जीन आ जाता है, एक एलील जो है वो लंबी हाइट वाली और एक छोटी हाइट वाली है, तो लंबी हाइट वाली उसके ऊपर एक्सप्रेस कर जाएगी तो हम उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाएगी उसको हम बोलेंगे रेसेसिव। तो डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहली जो 5 हमारी डिजीजेस रहेंगी या डिसऑर्डर्स रहेंगे, डिजीज नहीं बेसिकली दीज आर डिसऑर्डर्स, तो वो रहेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर। अब ये कैसे होते हैं डिसऑर्डर, कैसे कॉज होते हैं, दैट इज ड्यू टू द म्यूटेशन। इन एलील के अंदर जब म्यूटेशन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये डिसऑर्डर हो गया म्यूटेशन होने की वजह से। ठीक है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव है मींस ऑटोसोम के ऊपर एक्स वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, अदर देन एक्स वाई है, और ये कैसे नेचर की है, रेसेसिव नेचर की है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी टिल जब उसके पास डोमिनेंट वाला जीन साथ में पड़ा होगा। कब एक्सप्रेस करेगी, जब इस तरीके की होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आ जाएगी। तो पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिसऑर्डर, दैट इज फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो इनबोर्न एरर है, मतलब जितने भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स करते हैं दे ऑल आर बाय बर्थ, बाय बर्थ ही होते हैं। अगर वो बाद में, हाँ ऐसा हो सकता है कि उनका ऑनसेट बाद में हो, बट अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बाय बर्थ ही होता है। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो बाय बर्थ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है। किसका मेटाबॉलिज्म, तो ये फिनाइल एलेनिन का जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे एक एंजाइम मिसिंग होता है, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये मिसिंग होता है। मिसिंग क्या, इसका जीन मिस होता है, मतलब इसके जीन के अंदर जो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है उसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है उसके अंदर। उसकी वजह से होता क्या है, ये किसके ऊपर एक्शन करता है, फिनाइल एलेनिन के ऊपर, फिनाइल एलेनिन के ऊपर। किसके ऊपर एक्शन करता है, फिनाइल एलेनिन के ऊपर, जो कि एक क्या है, अमीनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन के ऊपर एक्शन करता है जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड है, असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड को हम कैसे कंज्यूम करते हैं, थ्रू डाइट, मतलब जो भी अमीनो एसिड हमें बाहर से लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है, उसको हम असेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो फिनाइल एलेनिन भी ऐसा ही अमीनो एसिड है।
और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाता किसको, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये फिनाइल एलेनिन जो है बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। ये जमा होता होता इतना इतना ज्यादा अकमुलेट हो जाता है कि ये फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। और इसकी अकमुलेशन ज्यादातर कहाँ पे होती है, ब्रेन के अंदर होती है, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब मेंटली रिटार्ड हो जाएगा वो पर्सन जिसके अंदर फिनाइल कीटोनुरिया होगा, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। दूसरा, ये अब जब एक्सेस में होगा तो किडनी भी इसको प्रॉपरली रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, फिल्टर नहीं कर पाएगी, पुअर रीअब्सॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर भेजना शुरू कर देगी बॉडी से। तो हम इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर यूरिन के अंदर फिनाइल एलेनिन का अमाउंट ज्यादा आ रहा है अमीनो एसिड का, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर हमने क्या पढ़ा कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, उसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड है वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे बॉडी में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उसकी कमुलेशन से ब्रेन के ऊपर और किडनी के ऊपर भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो यूरिन में पास होना शुरू हो जाता है और ब्रेन में अकोमुलेट होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर करने का एक ही तरीका है कि डाइट के अंदर किसको रिड्यूस कर दे, प्रोटीन कंटेंट को, या स्पेसिफिकली फिनाइल एलेनिन को। अगर फिनाइल एलेनिन का जो है अगर अमाउंट हम कम कर दें डाइट के अंदर, तो इसको काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है, वो पर्सन जो है वो सरवाइव कर सकता है एक अच्छी लाइफ। या फिर इस फिनाइल एलेनिन का कोई अल्टरनेटिव दे दे, कोई इसका डेरिवेटिव दे दे, और या फिर सॉरी डायरेक्टली टायरोसिन ही दे दे। तो इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। नेक्स्ट जो है एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी हम जब डिटेल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर किस वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की एब्सेंस की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से एल्कैप्टोन्यूरिया होता है। उसकी वजह से धीरे धीरे जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो कहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर, टिश्यूज लाइक जॉइंट के अंदर, लिगामेंट के अंदर, टेंडन के अंदर और कार्टिलेज, बेसिकली हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर और ब्लड के अंदर। और जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है बॉडी में से। होमोजेनिस्टिक एसिड कैसे बनता है, जो होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज है वो बेसिकली किसके मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन प्लस टायरोसिन, इन दोनों के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत होती है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की। जब ये दोनों ही आगे मेटाबोलाइज नहीं हो पाते तो उसकी वजह से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, होमोजेनिस्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये ब्लड के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज के अंदर जमा हो जाते हैं, और प्लस ये यूरिन के अंदर आके मतलब उसके थ्रू एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं बाहर। तो यूरिन जब भी इस कांटेक्ट में आता है, किसके, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर क्या होगा, होमोजेनिस्टिक एसिड होंगे। ये होमोजेनिस्टिक एसिड जब यूरिन के साथ पास आउट होते, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, किसकी फॉर्म में, एल्कैप्टोन की फॉर्म के अंदर। और ये एल्कैप्टोन जो है वो कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। ये जो एल्कैप्टोन है जैसे यूरिन पास आउट होगा वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो होमोजेनिस्टिक एसिड ब्लैक कलर का हो जाएगा।
ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का होने की वजह से ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, एल कैप्टोन बनाएगा। एल कैप्टोन कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है, इसीलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोला जाता है। इसका क्योर भी वही रहेगा कि डाइट के अंदर जो प्रोटीन है उसका अमाउंट कम कर दो, प्रोटीन का अमाउंट जो है वो कम कर दो। प्रोटीन को कम करने की वजह से इसको अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो आराम से वो जी सकता है इंसान। नेक्स्ट जो है एल्बिनिज्म, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एल्बिनिज्म। ये आपने शायद से कई बार आपने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एल्बिनिज्म क्या होता है, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो व्हाइट हो जाना, पूरी बॉडी जो है वो व्हाइट हो जाती है। इवन जो आइरिस है हमारा, आई का जो आइरिस पार्ट होता है, आइरिस पार्ट ऑफ आई, आई का कौन सा पार्ट, आइरिस, आइरिस पार्ट हमारी आई को क्या देता है, कलर देता है, कलर प्रोवाइड करता है। जैसे हम देखते हैं ना कि ये इसकी ब्लैक आई है, ब्राउन आई है, डार्क ब्राउन है, या फिर ब्लू कलर की है, और कुछ अलग अलग कलर की होती हैं। तो वो कलर किसकी वजह से आता है, आइरिस पार्ट की वजह से आता है जो आई के अंदर होता है। तो यहाँ पे एल्बिनिज्म में होता क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो व्हाइट दिखनी शुरू हो जाती है। इस डिसऑर्डर के अंदर किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो यही क्वेश्चंस बनते हैं कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्या इफेक्ट आता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, बस यही सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो एंजाइम टायरोसिनेज का जो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से जो स्किन है, आइरिस ऑफ द आई है, उसके अंदर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। क्यों, क्योंकि मेलानिन डेफिशिएंट हो जाता है। टायरोसिनेज एंजाइम का काम क्या है, अब ये टायरोसिनेज जो एंजाइम है, टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, मेलानिन बनाता है, मेलानिन बनाता है। जब भी हम धूप में जाते हैं तो धूप में अगर हम ज्यादा काम करते हैं या धूप में रहते हैं तो हमारे पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, टैन हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड अकमुलेशन ऑफ मेलानिन। जो स्किन है, स्किन की लेयर के नीचे इस तरीके से मेलानिन जो है वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। ये स्किन की लेयर है, स्किन की जो आउटर लेयर है उसके नीचे मेलानिन जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो टैंड या ब्राउन या ब्लैकिश दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है, टायरोसिन एंजाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती। अब ये मेलानिन बड़ा जरूरी है, किस लिए, क्योंकि ये हमें यूवी रेज से बचाता है। क्यों, हम जब धूप में जाते हैं तो हम टैन हो जाते हैं, क्योंकि यूवी रेज से बचाने के लिए मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इवन एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम अंदर रहते हैं तो स्किन के अंदर ये क्या होता है, दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे मेलानिन के जो मेलानिन होता है वो ऐसे दूर दूर हो जाता है, उसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम धूप के अंदर जाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है पास पास आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो टैन हो जाती है। तो और ये क्यों होता है, ताकि हमें यूवी रेज से बचा सके। यूवी रेज जो यहाँ पे आती है उससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए मेलानिन की प्रोडक्शन होती है। तो एल्बिनिज्म से सफर करने वाले जो बच्चे होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाय बर्थ है, तो इसके अंदर दोनों ही कॉपीज नहीं आती टायरोसिन एंजाइम को बनाने वाले जीन की। उसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता और उनकी पूरी बॉडी जो है वो व्हाइट हो जाती है और उनको विजन में प्रॉब्लम आती है। आइरिस में प्रॉब्लम हो गई, आइज के अंदर प्रॉब्लम होगी तो उनके अंदर विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। मतलब जितनी भी दिक्कतें होती है आई से रिलेटेड वो सारी उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। प्लस स्किन कैंसर हो जाता है, क्योंकि स्किन को यूवी रे से बचाने वाला मेलानिन है ही नहीं, तो स्किन कैंसर भी बड़ा कॉमनली मिलता है इनके अंदर। और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ स्पैन जो है वो काफी कम होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है टे सैक्स डिजीज या इन्फेंटाइल एमोरोटिक आइडियोसी। टे सैक्स डिजीज जो है वो इन्फर्टाइल, जुवेनाइल और अडल्ट के अंदर आगे कैटेगराइज की जाती है, पर सबसे कॉमन इन्फर्टाइल मिलता है। मतलब ये किस लेवल पे जाके ट्रिगर होती है, किस लेवल पे अपने सिम्टम्स शो करना शुरू करती है, उसके बेसिस के ऊपर इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, बट इन्फर्टाइल इज मोर कॉमन। अब इस डिजीज को किन्होंने रिपोर्ट किया था, तो टे और सैक ने रिपोर्ट किया था, उसी वजह से इसका नाम पड़ गया टे सैक डिजीज।
इसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? एंजाइम बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज। जो हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम है ये किसके ऊपर काम करता है? फैट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है, मतलब फैट को तोड़ता है। और सबसे ज्यादा किसके ऊपर काम करता है? गैंग्लियोसाइड्स के ऊपर काम करता है। इस वजह से इस टे सैक डिजीज को एक और नाम दिया जाता है GM1 गैंग्लियोसाइडेज, या फिर साइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। तो टे सैक डिजीज को GM1 गैंग्लियोसाइड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेफिशिएंसी होती है हेक्सोएमिनिडेज की सॉरी तो ये एंजाइम किसके ऊपर काम करता है? फैट के ऊपर काम करता है, फैट को तोड़ता है, कॉन्जुगेट लिपिड को तोड़ता है। और ये गैंग्लियोसाइड जो है वो भी एक तरीके का क्या है? फैट ही है, कॉन्जुगेटेड फैट है। अब जब ये टूट नहीं रहा है तो धीरे धीरे आगे इसका मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, तो ये क्या करता है? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर न्यूरॉन्स के ऊपर डिपॉजिट होना, स्पेशली ऑन द न्यूरॉन सेल्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अकमुलेट इन ब्रेन गैंग्लियोसाइड सेल बोल देंगे। ठीक है, कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर क्या होता है? जो न्यूरॉन सेल है, जो अदर सेल्स भी हैं बट बेसिकली हमारे सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर न्यूरॉन सेल्स मिलेंगे। तो उन न्यूरॉन सेल्स के ऊपर ये फैट की लेयर बनाना शुरू कर देता है। जब फैट की लेयर बन गई तो न्यूरॉन सेल का काम क्या है? कंडक्शन करना, इंपल्स की कंडक्शन करना। जो भी मैं आपने हाथ हिला रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सारी मुझे क्या आ रही है? सिग्नलिंग आ रही है, इंपल्स की कंडक्शन हो रही है, तभी मैं बोल पा रही हूँ, ये सारी चीजें कर पा रही हूँ, एक्टिविटी कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी क्योंकि उस न्यूरॉन सेल के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी फैट की। इसी वजह से ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है उसके टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या कॉज करता है? अगर ब्रेन का सेल डैमेज हुआ और हमारे स्पाइनल कोड का अगर डैमेज हुआ तो आप खुद ही सोचो कितना सीवियर डैमेज होगा हमारी बॉडी में। तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है ब्रेन के वजह से, ब्रेन के अकमुलेशन की वजह से, और पैरालिसिस हो जाता है बॉडी के अंदर इन द नॉर्मल बोर्न चाइल्ड। अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से इतना सारा फैट जो है अकोमुलेट हो जाए और बच्चा एकदम से ही बोर्न होते ही क्या हो जाए? पैरालाइज हो जाए या मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर विद टाइम, मतलब 6 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं कि धीरे धीरे फैट की डिपोजिशन होती है ऑन द ब्रेन सेल्स ऑफ न्यूरॉन सेल्स, ब्रेन के सेल्स, वो भी स्पेशली ऑन द न्यूरॉन सेल्स और स्पाइनल कोड के सेल्स के ऊपर। और उसकी वजह से कंडक्शन जो है वो कम होती जाती है और वहां पे मेंटल रिटार्डेशन और पैरालिसिस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाले ऐसे जो बच्चे हैं उनके अंदर एकदम से नॉर्मल चाइल्ड लगता है, जब वो बोर्न होते हैं तब नहीं कुछ पता चलता, ऐसे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल ही चाइल्ड है, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। बट आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर और 1.5 ईयर्स ऐसे धीरे धीरे कम्युलेशन की वजह से जो बच्चा है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो ऐसे वाले चाइल्ड जो होते हैं जिनके अंदर टे सैक डिजीज होती है वो 3 से 4 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, 3 से 4 साल ही जीते, उसके बाद में वो नहीं जी पाते। और अब तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है टे सैक डिजीज का। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ टे सैक्स डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है, आई होप सारे जो डिसऑर्डर्स है वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर, थैलेसीमिया जो है वो एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है मतलब क्या होता है इसके अंदर? थैलेसीमिया के अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीमो जो वर्ड है मींस यहाँ पे हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबिन जो है वहां पे मींस दो हमारे पास क्या होती है? प्रोटीन की बनी हुई ग्लोबिन चेन्स होती है। जो ग्लोबिन चेन्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, अल्फा चेन एंड अदर वन इज बीटा चेन। एक होती है अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। तो जो अल्फा चेन होती है ये भी 2 नंबर कितना होता है? अल्फा चेन का 2 होता है, और बीटा चेन का भी नंबर जो है वो 2 होता है। मतलब 2 ही अल्फा चेन्स होती है और 2 ही बीटा चेन्स होती है जो हीमोग्लोबिन को बनाती है। अब जो अल्फा चेन है इसको बनाने के लिए कितने जीन्स इन्वॉल्व होते हैं? 4 जीन्स।
4 जीन इन्वॉल्व होते हैं। और बीटा जीन को बनाने के लिए कितने जीन्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब अल्फा चेन को पूरा बनाने के लिए 4 जीन लगेंगे और बीटा चेन को बनाने के लिए 2 जीन लगेंगे, ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये होता क्या है इस थैलेसीमिया के अंदर, थैलेसीमिया वेरियस टाइप्स का होता है। तो जब हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं, तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है और बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? तो 2 टाइप्स के थैलेसीमिया होते हैं, बीटा थैलेसीमिया एंड अल्फा थैलेसीमिया। 2 तरीके के हमें थैलेसीमिया मिलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हमने कितने जीन्स पढ़े? 4 जीन्स। और बीटा के अंदर मैंने क्या बताया आपको? 2 जीन्स। तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर अगर एक जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, 1 जीन म्यूटेशन होती है, तो नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता, कोई सिम्टम नहीं होता, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी उस इंसान को जिसके अंदर एक जीन थैलेसीमिया का म्यूटेट होता है। पर अगर 2 जीन म्यूटेट हो जाए, 2 जीन म्यूटेशन हो जाए, तो माइल्ड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स। कैसे सिम्टम्स आएंगे? माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। अगर 3 जीन म्यूटेशन होती है तो मॉडरेट टू स्वीयर सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 4 जीन म्यूटेशन हो जाती है, मतलब चारों के चारों जीन ही खत्म हो जाए, तो चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव, चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव, वो बचेगा ही नहीं, जो बच्चा है वो बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, बाय बर्थ ही वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे इसको थैलेसीमिया को फर्दर माइनर और मेजर बोला जाता है। तो ये माइनर थैलेसीमिया हो जाएगा, माइनर अल्फा थैलेसीमिया वेयर 2 जीन म्यूटेशन, और मेजर अल्फा थैलेसीमिया वेयर 3 जीन म्यूटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बीटा थैलेसीमिया की बात। जो बीटा थैलेसीमिया है उसके अंदर हमने सिर्फ 2 ही जीन पढ़े कि जो बीटा चेन है उसके पास उसको बनाने के लिए 2 ही जीन होते हैं। तो ये इसके अंदर ये बीटा थैलेसीमिया ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पे 2 ही जीन है। अगर एक जीन भी म्यूटेट हुआ, 1 जीन म्यूटेशन, तो इसकी वजह से ही मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आने शुरू हो जाए। बीटा थैलेसीमिया के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि जो अगर 1 जीन म्यूटेशन ही हो जाती है, 1 जीन म्यूटेशन ही अगर हो जाती है, तो यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? माइनर थैलेसीमिया। इसको क्या बोलेंगे? माइनर थैलेसीमिया। अगर 2 जीन म्यूटेशन हो जाती है तो इसको बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया, मेजर थैलेसीमिया। और इसको मेजर थैलेसीमिया को एक और नाम से जाना जाता है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज कुलिप्स थैलेसीमिया। कुलिप्स थैलेसीमिया 2 तरीके से 2 नाम आते हैं, कुलिप्स थैलेसीमिया भी पूछा, या कुलिप्स सिंड्रोम इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुलिप्स सिंड्रोम किसको बोलते हैं, कुलिप्स थैलेसीमिया किसको बोलते हैं? तो मेजर थैलेसीमिया को कुलिप्स थैलेसीमिया या कुलिप्स सिंड्रोम बोला जाता है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दैट इज थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब दोनों ही पार्टनर्स अनअफेक्टेड हो, दोनों पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो कैरियर होते हैं और वो अपने बच्चों को ये बीमारी जो है वो दे देते हैं, ये डिसऑर्डर जो है वो दे देते हैं। इधर म्यूटेशन और डिलीशन, या म्यूटेशन हो सकती है या फिर डिलीशन हो जाए, तो वो क्या हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है? रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन, अल्फा या बीटा चेन में से एक चेन का बनना जो है वो खराब हो जाएगा। इसकी वजह से अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा और उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों आपस में मिलके टेट्रामर बनाते हैं और उस टेट्रामर से पूरा ग्लोबुलिन चेन बनता है, या मतलब हीमोग्लोबिन बनता है।
तो अगर अल्फा के अंदर या बीटा के अंदर किसी के अंदर भी दिक्कत आती है तो वो पूरा टेट्रामर ढंग से बन नहीं पाएगा, तो कैसी हो जाएगी आरबीसी, अब नॉर्मल हो जाएगी। थैलेसीमिया जो है, अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड इन alpha thalassemia. In alpha thalassemia, production of alpha chain is affected, and in beta thalassemia, production of beta globulin chain is affected. जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब जो थैलेसीमिया है उसके अंदर टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, HbA1 एंड HbA2 ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट, और इसके अंदर अगर म्यूटेशन या डिलीशन हो जाती है वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स, इन चारों में से, मतलब ये अल्फा की बात चल रही है, ठीक है। HbA1 HbA2 जो है वो अल्फा, जो किसकी बात चल रही है, ये अल्फा थैलेसीमिया की बात चल रही है। तो इसमें अगर एक या एक से ज्यादा ये चारों जीन्स के अंदर अगर दिक्कत आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, डिलीशन हो जाती है, तो उसको हम अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। और इसकी वजह से लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर बीटा थैलेसीमिया होता है तो यहाँ पे एक सिंगल जीन HBB प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स। मतलब यहाँ पे ऐसे, मतलब जीन्स 2 होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है, यहाँ पे सिंगल HBB का अलग मतलब है, 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और मतलब जो बीटा चेन बनती है उसके जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं। तो इसके पास 2 जीन्स होते हैं। अगर एक जीन के अंदर दिक्कत आती है तो उसको माइनर थैलेसीमिया बोलते हैं, और अगर 2 जीन्स के अंदर दिक्कत आती है तो हम उसको मेजर थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसको ओवरऑल ऐसे बोला गया है कि मान लो कि इसका हम जीन्स जो है वो उनको हम अगर एक इंसान के अंदर कंसीडर किया जाए तब ये 2 और 1 की बात की गई है, ठीक है। अदरवाइज देयर आर 4 जीन्स फॉर HBB बीटा एंड 2 जीन्स फॉर बीटा थैलेसीमिया, बीटा चेन ग्लोबुलिन चेन्स एंड 4 जीन्स फॉर अल्फा ग्लोबुलिन चेन। अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है फॉर दिस लिंक्स एंड एवरीथिंग, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, और उसके अलावा मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। थैलेसीमिया जो है वो सिकल सेल एनीमिया से अलग है, कैसे है, और ये क्वेश्चन बनता है, काफी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो थैलेसीमिया से कैसे अलग है। तो थैलेसीमिया जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबुलिन चेन नहीं बन रही है। ग्लोबुलिन चेन ना बनने की वजह से प्रॉपर आरबीसी नहीं बन रही है, प्रॉपर ब्लड नहीं बन रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आरबीसी के काउंट में कम हो जाता है, काउंट कम हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। जब हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो उसके अंदर थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटी के अंदर कम हो जाता है आरबीसी, इसलिए उसको हम क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं। और जो क्वालिटी सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर जो आरबीसी है वो ऐसी हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है और आरबीसी की शेप अलग हो जाती है, बट उसका काउंट इतना कम नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया को हम क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं और थैलेसीमिया को हम क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, 2 हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर करेंगे। फर्स्ट वन इज G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब ये एक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, इसका जो जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जिनके भी जीन्स एक्स लिंक्ड होते हैं उनके अंदर ज्यादातर मेल से सफर करते हैं, ज्यादातर सफर कौन करता है, मेल सफर करता है। तो यहाँ पे G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिन एंजाइम जो है वो एब्सेंट, एंजाइम सिंड्रोम डेफिशिएंसी होती है, और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर ये G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है, और ये काम क्या करता है, ये एंजाइम जो है स्टेबलाइज करता है आरबीसी की मेम्ब्रेन को, आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है किसी के अंदर, G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी होती भी अगर किसी के अंदर, तो वो जल्दी से पता नहीं चलती। क्यों नहीं पता चलती, क्योंकि अब तक कोई ऐसा बॉडी के अंदर ऐसी चीज ही नहीं गई है जो जाके किसी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इफेक्ट दे पाए,
ठीक है। ये कब होता है, ये ट्रिगर, इसको ट्रिगर मतलब ये एक तरीके से ट्रिगर्ड सिंड्रोम है। अगर इसको कोई चीज आके, कोई एक केमिकल आके ट्रिगर करेगा तभी ये कॉज होती है, ठीक है। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल चलेगा, पर जैसे ही पर्सन जो है वो किसी सल्फा ड्रग के, क्लोरोक्विनीन, फेवाबीन, लेग्यूम्स या अदर देन दिस कोई भी केमिकल की कांटेक्ट में आता है जो आरबीसी को इफेक्ट करता है, वहां पे रप्चर होना शुरू हो जाता है आरबीसी का। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ चल रही है, अगर वो का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ किसी केमिकल से, कोई मेडिसिन से, तो उसको कोई ट्रिगर नहीं होगा, ये वो नॉर्मल लाइफ जीता जाएगा। पर जैसे ही वो कोई मेडिसिन कंज्यूम करेगा, कोई केमिकल कंज्यूम करेगा, तो उस टाइम पे ये ट्रिगर हो जाती है और आरबीसीज रप्चर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है आरबीसी की मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक्स लिंक्ड है, तो मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन पड़ा होता है, वो क्या बनाता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहाँ किसके लिए जरूरी है, मसल के लिए जरूरी है। मसल को वो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। सार्कोलेमा मींस जो मसल की मेम्ब्रेन है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उस टाइम पे टीयरिंग ना हो, ये ध्यान रखता है डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो। प्लस हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सब उस जो मसल का मूवमेंट होता है उसके लिए कैल्शियम आयन बड़े जरूरी है। तो वो यहाँ पे इसको कंडक्शन जो करवाता है वो भी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन करवाता है। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो मसल है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। मसल सेल्स का काउंट जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, डिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है धीरे धीरे किसी चीज का खत्म होना, तो यहाँ पे धीरे धीरे चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट अकर प्रॉपरली, और उसकी वजह से जो ट्रीमर्स आने होने शुरू हो जाते हैं, सीजर्स आने, सीजर्स इज बेसिकली न्यूरॉन से रिलेटेड है, बट न्यूरॉन पे भी इसका इफेक्ट आता है, तो ट्रीमर्स होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा बॉडी, और धीरे धीरे वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी होल्ड नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है मस्कुलर ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये धीरे धीरे मसल का डीजेनरेशन होता जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मसल डीजेनरेशन होता रहता है, धीरे धीरे मसल का डीजेनरेशन होता रहता है, धीरे धीरे मसल खत्म होती जाती है। और इसका इलाज यही है कि इसको थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी है, मस्कुलर एक्सरसाइजेस, प्लस ऊपर से अगर हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है उसको बॉडी के अंदर थोड़ा सप्लाई करें, कुछ प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन उसको दें, तो उसकी वजह से थोड़ी मसल जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, प्लस जो मसल सेल्स लॉस हो रहे हैं तो कुछ कुछ वहां पे गेन भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, पर इसको खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो देन लाइक द सेशन। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे देन सब्सक्राइब चैनल, और अगर आपको काफी अच्छा लगा हो तो इवन कमेंट डाउन आपको क्या आपके व्यूज हैं, और अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ आई है ड्यूरिंग द लेक्चर तब भी आप कमेंट करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जो भी आपके साथ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन मेरे को जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।